नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ PCS पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अब हर हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर एक वीडियो लाने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स तो आप मेरे साथ सुबह 7 बजे इस चैनल पर करते ही हो। उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। जिन्होंने डेली करंट अफेयर करा हुआ है ना, उनको तो सारे करंट अफेयर मैं पढ़ाता ही हूं विद एडिटोरियल एनालिसिस, और उसी का जल्दी से मतलब 30 से 35 मिनट में पूरे हफ्ते का रिवीजन भी आपको इस सेशन में मैं कराऊंगा। मगर इसमें रहेंगे कि जो थोड़े से सेलेक्टिव करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली करंट अफेयर्स जो सुबह 7 बजे मैं इसी चैनल पर लेके आता हूं वो जरूर देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं, और फिर वीकली मैं आपको एक इसका समरी देता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो लेक्चर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। राइट, चलिए। तो इस हफ्ते की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज रही है वो है यहां पर एशियाटिक लॉयंस का जो सेंसस है वो यहां पर डिक्लेयर हो गया है। अब ध्यान से देखेंगे आप तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो यहां से है जहां से क्वेश्चन आएगा कि जो एशियाटिक लॉयन है उनकी पॉपुलेशन में 32% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बहुत अच्छी बात है। 2020 से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि लास्ट जो सेंसस आया था वो 2020 पे आया था, 2020 में आया था, और वो कितना था आपका 674 के आसपास। अभी आपका कितना हो चुका है 891 के आसपास। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि 674 था और अब एशियाटिक लॉयन कितने आ चुके हैं 891। तो टोटल हमें बढ़ोतरी कितनी देखने को मिली है 32% की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखोगे सारी चीजें मैंने यहां पर मेंशन करी हुई हैं, तो आपको ये चीजें मिलती जाएंगी। इसी में यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट फिगर है उनको मैं सर्किल करता जाता हूं। मॉर्निंग में भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो मैं आपको बताता हूं। पीडीएफ तो मिल ही जाती है, इतनी सारी पीडीएफ का आप क्या ही करेंगे, तो कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करिए। ठीक है, तो यहां पर आपको 32% वृद्धि देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो क्या है कि यहां पर कुछ न्यू एरिया देखने को मिले हैं जहां पर पहली बार एशियाटिक लॉयन जो है वो मिले हैं। जैसे कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही तो हमारे लिए अच्छा है, प्लस उस जगह के इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, बिकॉज उनके लिए वहां पर पर्याप्त रूप से खाना है। तो जब उनको खाना मिल रहा है तो उनकी पॉपुलेशन भी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि यहां पर जो फीमेल लॉयंस है, राइट, उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो फीमेल लॉयंस की संख्या में बढ़ोतरी हमारे लिए एक और प्लस पॉइंट है, वो ये कि अब फाइनली रिप्रोडक्शन उन्हीं को करना है। तो अगर उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन आगे भी ग्रोथ करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट यहां पर सामने आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिर नेशनल पार्क में टोटल नंबर ऑफ लॉयंस कितने हैं, तो 394 है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप याद रखोगे तो द एडल्ट जो फीमेल मेंबर्स हैं उनकी संख्या में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फीमेल्स में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। फीमेल्स जो एडल्ट फीमेल्स हैं उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना 27% का। पूरा कितना इंक्रीमेंट हुआ है 32% के आसपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहां पर आप देखोगे रेडियो कॉलरिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, तो इन सब की हेल्प यहां पर ली गई। तो ये सब हमने देखा, और यहां पर डिजीज मैनेजमेंट, कोई किसी शेर को यहां पर बात करी जा रही है, कोई रोग तो नहीं हो गया है, तो उसके बारे में भी यहां पर बातें करी गई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे रिवैम्प्ड मैन्यूस्क्रिप्ट की बात हो रही है, और यहां पर किसकी मिशन, तो यहां पर आपको पता है नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन NMM, ये ऑलरेडी हमने पहले भी लॉन्च करा हुआ था। ठीक है, इसका बजट रखा था हमने 3.5 करोड़। रिवैम्प का मतलब क्या होता है, हम इसी मिशन को वापस से रिवैम्प कर रहे हैं, यानी कि अब इसका नाम क्या हो रहा है, अब इसका नाम क्या पड़ रहा है, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, तो अभी काम वही रहेगा हमारा। काम क्या है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट की बात हो रही है। मैन्यूस्क्रिप्ट को बोलते हैं पांडुलिपियां। कहीं हमारी जो पुरानी धरोहर है, पुराने जो टेक्स्ट है हमारे पास, पुराने कुछ संकलन होंगे बहुत पुराने, एंशियंट इंडिया के टाइम के, मिडिवल इंडिया के टाइम के, तो ऐसे संकलनों को हमको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है।
हमको उनको डिजिटाइज करने की जरूरत है। तो इसी के लिए यह मिशन स्टार्ट किया गया। अब 2025-26 का जो बजट आया तो उसमें आपको पता है इसके लिए टोटल पैसा यहां पर कितना एलोकेट करा गया है, 60 करोड़। पहले बजट आवंटन कितना था, 3.5 करोड़। तो इसको जस्ट बढ़ा के यहां पर 60 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे केवल उस मिशन का नाम चेंज करा गया है। तो इस मिशन का नाम जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन था उसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, ज्ञान भारतम मिशन। तो आप देखोगे आइडेंटिफाई, प्रिजर्व, डिजिटाइज, हमें संरक्षण करना है और उन सारी लिपियों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना है। मे भी हमारे पास कोई पत्ते पे लिखी हो सकती है, कोई बहुत पुराना कागज है उस पर लिखी हो सकती है, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसमें नुकसान हो सकता है, वो कोई मतलब किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो सकती है। तो हमें उनको सिक्योर करने की जरूरत है। तो वो सिक्योर होंगी कैसे, जब हम उनको क्या करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, राइट। चलो, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अगली न्यूज पे नजर डालते हैं। तो यहां पर आप देखोगे मिजोरम बिकम्स फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। तो यहां पर जो लिटरेसी रेट है वो अगर 95% से ज्यादा हो जाता है तो उसको फुल्ली लिटरेट यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहां पर बेसिकली मिजोरम ने ऐसा काम किया है कि अपने राज्य की, मिजोरम की अगर करंट लिटरेसी रेट की बात करें तो वो चल रहा है 98%। तो जाहिर सी बात है 95 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं ये, और ये क्या बन चुके हैं, पहले पूरी तरीके से साक्षर राज्य यहां पर डिक्लेयर हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहां पर इन्होंने उल्लास जो कार्यक्रम था उसको अच्छे से अपने राज्य में लागू कराया। यहां पर जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने वॉलंटियर किया, लाइब्रेरीज में, कम्युनिटी हॉल्स में डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई कि भाई एजुकेशन आपको चाहिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो वहां पर शिक्षा दी भी गई, लाइब्रेरी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्युनिटी हॉल्स में टीचरों ने। तो स्वेच्छा से वहां के जो अध्यापक थे उन्होंने वॉलंटियर करा इस चीज को, और वो उस चीज का परिणाम हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मिजोरम फर्स्ट लिटरेट स्टेट यहां पर बन चुका है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देखोगे 95% गवर्नमेंट का आंकड़ा है और 98% के आसपास यहां पर मिजोरम की जो साक्षरता है उसको देखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अंडर उल्लास कार्यक्रम, तो यहां पर आप देखेंगे वॉलंटियर्स, टीचर्स जो थे उन्होंने क्लासेस स्कूल्स में, कम्युनिटी हॉल्स में, लाइब्रेरीज में यहां पर खुद से करी है। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से आगे आके अपने लिए काम करना, राज्य के लिए काम करना, समाज के लिए, राइट। ऑपरेशन गिदियोन्स चैरियट। ऑपरेशन गिदियोन्स चैरियट का मतलब क्या है भाई, यहां पर आपको पता है इजराइल और हमास का वॉर बहुत समय से चल रहा है। उसके बाद सीज फायर भी हुआ, सीज फायर के बाद वापस से अटैक हो गया। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे बंधक ऐसे थे, इजरायली नागरिक हो गए, इजरायली सोल्जर हो गए, जो हमास के पास बंदी है। तो अभी उन सारे बंधकों को, हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए यहां पर जो मिशन की बात करी जा रही है, वो मिशन कौन सा है, उस ऑपरेशन का नाम है गिदियोन्स चैरियट, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ये नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मैं वही करंट कवर कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो और वो थोड़ा सा टू द पॉइंट रहेगा। आपको करंट अफेयर्स अगर आपका अपना बहुत अच्छा करना है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, प्लीज उसको पढ़िए। सुबह 7 बजे आके हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन होता है, प्लस यही सारे करंट अफेयर्स डिस्कशन होते हैं, और ज्यादा करंट अफेयर डिस्कशन होते हैं। अब एक हफ्ते का एक बार में देना और रोज रोज का करंट अफेयर, तो आप समझ सकते हो कि उसमें आपको डेटा ज्यादा मिलेगा। डेटा इन द सेंस कि करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है। तो उस करंट अफेयर के सेशन को जरूर करिए। तो यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है साफ साफ, ऑपरेशन लॉन्च बाय द इजरायली डिफेंस फोर्सेस चैरियट प्रेशर हमास टू रिलीज। यहां पर देखिए इजरायली हॉस्टेजेस हेल्ड बाय देम। अब इसमें इजरायली नागरिक हैं, इजरायली डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं। तो यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको साफ पूरे एकदम क्लियर कट वहां पर इसने मैसेज दे दिया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस खत्म। गाजा स्ट्रिप को देखना है तो गाजा स्ट्रिप आपको यहां पर देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट होता है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के कौन से देश हैं, इस पर हमेशा से प्रश्न पूछे गए। तो ये चीज आपको हमेशा से ध्यान रखनी है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो यहां पर बात करेंगे एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ के बारे में। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। तो यहां पर ये जो एपीओ है,
ये किसकी बात करते हैं? ये प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे देश में या दूसरे देशों में जो एमएसएमई सेक्टर होता है, जहां पर मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक छोटी सुई से लेकर आप कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप तब करेंगे जब आप अपने यूथ को अपनी स्किल दे पाएंगे, उसको आता तो हो ना डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पहले तो आपको अपने यूथ को, अपने वर्कर्स को स्किल देनी पड़ेगी, फिर आप उसका इस्तेमाल यहां पर करेंगे। और फिर आप देखते हो कि यहां पर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात होती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न विद्युत लगी हो, राइट। तो इसके बारे में काम करता है कौन? एपीओ। तो बेसिकली ये न्यूज में क्यों आया है, तो आप देखेंगे इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप 2025-26 की जो चेयरमैनशिप है वो किसको मिल चुकी है? हमारे भारत को। तो इस प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इंडिया एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? टोक्यो जापान के अंदर, टोक्यो जापान में, राइट। अब यहां पर आप देखोगे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की बात होगी, कोऑपरेशन, शेयरिंग ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो एक देश के पास जो नॉलेज है वो दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ कर सकें। ठीक है, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कनेक्टिंग एमएसएमई विद टेक्नोलॉजी, मेकिंग यूथ फ्यूचर रेडी, यानी कि यहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, फिर ग्रीन ग्रोथ की बात हो रही है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे कि कार्बन एमिशन कम से कम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके चीजें लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंडिया वेलकम्स यूके डिसीजन टू हैंड ओवर सोवरेनिटी ऑफ चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। डायरेक्ट मैप पे चलते हैं, तो यहां पर आप देखोगे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ये रहा चागोस आर्कियोपोलॉजी। तो इंडिया के जस्ट नीचे आप देखोगे लक्षद्वीप, फिर मालदीव, और इस तरीके से चागोस आर्कियोपोलॉजी दिखेगा आपको। तो यहां पर क्या था कि ब्रिटिश ने बहुत समय पहले से ही इस पूरे आइलैंड पे कंट्रोल करके रखा हुआ था, और ब्रिटिश और मॉरिशस के बीच में इस चीज का विवाद भी था। मॉरिशस की भूमि है, ब्रिटिश उपनिवेश बनाए हुए, जैसे दुनिया में पहले पूरी दुनिया को बनाए हुए थे वैसे ही। और चागोस आर्कियोपोलॉजी में यहीं पर आप देखोगे एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, डिएगो गार्सिया। तो उसमें तो यूएसए और यूके का जो मिलिट्री बेस है वो भी है। तो अब जाकर क्या करा इन्होंने, यूके और मॉरिशस के बीच में पैक्ट साइन हो गया है, और यूके ने इस पूरे चागोस आर्कियोपोलॉजी की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता किसको दे दी है? मॉरिशस को। तो भारत ने इस चीज का वेलकम किया, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। बट अभी भी डिएगो गार्सिया जो है वो 99 सालों के लिए यहां पर ये यूके ने अपने पास रखा है, मगर हर साल यहां पर एक अमाउंट है, मैं दिखा दूंगा, उतने मिलियन, मतलब उतने पाउंड, मिलियन पाउंड हर साल किसको दिए जाएंगे? मॉरिशस को। तो मॉरिशस की यहां से कमाई भी होगी। बट खैर, डिएगो गार्सिया की सोवरेनिटी अभी भी यूके और यूएस ने अपने पास रखी है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देखेंगे टू बी लीज्ड फॉर 99 ईयर्स, 101 मिलियन पाउंड जो है उतना यूके को हर साल देने हैं, मिलियन पर ईयर। ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी लोकेशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैपिंग की दृष्टि से भी पूछ सकते हैं। यहां पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उसने क्या इंट्रोड्यूस करा हुआ है? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, FFRI। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? यहां पर बेसिकली ये क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं ना, यानी कि लेन देन में जो फ्रॉड हो जाता है पैसे से जुड़े हुए, और डिजिटली जो फ्रॉड होते हैं उसको ये प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि फोन नंबर के माध्यम से कोई हमारे पास कॉल आती है और हमको मिस इंफॉर्मेशन देके, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, झूठ बोल के पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों को हमको दूर करना है। तो यहां पर जो फोन नंबर्स हैं उनको कैटेगराइज, उनकी डिवाइड करी जाएगी। जैसे कि आप देखोगे यहां पर बेसिकली क्या करना है, टू आइडेंटिफाई ब्लॉक मोबाइल नंबर्स एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल फ्रॉड। तो जो भी फोन नंबर ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करा हुआ है, तो उन सब नंबर को पहले तो पहचान करनी है और फिर उनको ब्लॉक करना है। ठीक है, तो जिनका देखिए मोबाइल नंबर से ही आप इस्तेमाल करते हैं यूपीआई का, आज की बैंकिंग सर्विसेज का, तो हमें मेन टारगेट इनको करना है, मोबाइल नंबर्स को। ठीक है,
तो आप देखोगे यहां पर मोबाइल नंबर को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, लो, मीडियम, हाई, एक्सट्रीम। लो, मीडियम, हाई, एक्सट्रीम, इन 4 कैटेगरीज में मोबाइल नंबर को डिवाइड करा गया, इसमें रखे जाएंगे। और फिर यहां पर कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, यहां पर जो हमारे एनबीएफसीज हैं, जो हमारे बैंक्स हैं, आरबीआई हैं, ये सारी चीजें मिलके यहां पर काम करेंगी, और मिलके काम करने पर यहां पर जो ये नंबर हैं इनको ब्लॉक करा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये चीजें नोट कर रहे हैं ना आप लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है क्या। उसी तरीके से आप देखोगे यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जब बात करते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर कौन बन चुका है? अल्जीरिया। अल्जीरिया 9th मेंबर यहां पर बन चुका है, ठीक है। तो ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग ब्रिक्स बैंक की बात करते हैं तो यहां पर ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया 2014। फोर्टेलेजा यहां पर एग्रीमेंट, फोर्टेलेजा ब्राजील के अंदर यहां पर जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसी में न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली क्या करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स पर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा दूसरे देश को देते हैं ताकि आप अपने देश में ये सारी चीजें बनवाइए। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ब्रिक्स बैंक एनडीबी एडमिट्स अल्जीरिया एज न्यू मेंबर। कौन से नंबर का मेंबर अल्जीरिया हो चुका है? 9th नंबर का। तो यहां पर आप देखेंगे अल्जीरिया एज अ न्यू मेंबर एक्सपेंडिंग इट्स ग्लोबल मेंबर बेस, बिकम द 9th मेंबर, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे एग्रीमेंट कब हुआ था? 15 जुलाई 2004, फोर्टेलेजा समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी न्यू मेंबर्स आप देखोगे बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया, ये बन चुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसको मिला है? देखोगे यहां पे बानू मुश्ताक जी को मिला है, बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक को ये मिला है इनके उपन्यास पर, जिसका एक तरीके से इन्होंने जो काम करा है वो काम इन्होंने कन्नड़ा भाषा में करा है। कन्नड़ा भाषा में जो काम करा है उसको बोला जा रहा है हर्ट लैम्प, हर्ट लैम्प। और इसका ट्रांसलेशन किसने करा है? इसका ट्रांसलेशन करा है दीपा भाष्टी ने इंग्लिश में। तो कन्नड़ा की पहली ऐसी, ये समझ लो कि बुक है कन्नड़ा भाषा की जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, ठीक है। हालांकि एक बुक थी जो नॉमिनेट हुई थी बट जीती नहीं थी, ये पहली बुक है कन्नड़ा भाषा की जो जीती है। मैन बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करेंगे तो आपको पता है कि यूके और आयरलैंड में आपको पब्लिश करानी पड़ेगी और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। आप ओरिजिनल आप किसी भी भाषा में हो बट आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यूके और आयरलैंड के अंदर इसको पब्लिश कराना पड़ेगा। तो ऐसे आपने कोई भी रचना रची है तो उसको यहां पर बुकर प्राइज मिलेगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना। 2025 का किसको मिला हुआ है? बानू मुश्ताक को और दीपा बाष्टी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, दिस इज द फर्स्ट टाइम कनाडा हैज रिसीव्ड दिस ऑनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसका नाम क्या है? हर्ट लैम्प नाम है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कुछ शॉर्टलिस्ट है तो इनके नाम ध्यान रखिएगा, मे बी राइटर का नाम पूछ दे आपसे, ठीक है। हाँ जी, चलो यहां पर किसकी बात हो रही है? एशियन जॉइंट सॉफ्ट शेल टर्टल डॉक्यूमेंट्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसकी शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री समझते हैं ना, तो उसमें कोई एक्टिंग नहीं कर रहा होता है, एकदम रियल कैमरे से रियल जगह पर शूटिंग चल रही होती है, उसको शूट करके एक मूवी बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। तो यहां पर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग जो हुई है वो यहां पर एक कछुए को लेके है, जॉइंट सॉफ्ट शेल टर्टल। तो ये हुई है केसरगोड, यानी कि केरला में, केसरगोड केरला, कासरगोड केरला। तो इनको यहां पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड यहां पर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वैसे भी प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री को मिला है जो कि एशियन जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल के ऊपर है।
गोल्डन डोम की बात करते हैं तो गोल्डन डोम अमेरिका ने इसके लिए ऑलरेडी 175 बिलियन यूएस डॉलर, आप देखोगे यहां पर 175 बिलियन यूएस डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल दे दिया है कि हम एक गोल्डन डोम बनाने वाले हैं। तो गोल्डन डोम का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने आयरन डोम का नाम सुना है, तो अमेरिका के ऊपर इस तरीके का एक पूरा रक्षा कवच होगा। तो ना ही लैंड के माध्यम से, ना वाटर से, ना ही एयर से यहां पर कोई सैटेलाइट, कोई मिसाइल आ पाएगी, चाहे वो क्रूज हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, कोई भी हो। तो यहां पर ये क्या करने वाले हैं कि हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट का पूरा ऐसा ग्रुप बनाने वाले हैं जो अमेरिका पे लगातार इस तरीके की नजर रखेगा, और जैसे ही कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो पहले उसको ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो कम से कम वो अमेरिका की धरती पर नहीं आ पाएगा। तो जैसे आयरन डोम आपने देखा है S-400, तो एक तरीके का ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब अंतर ये आप समझ लीजिए कि भाई S-400 और आयरन डोम जो है वो जहां पर वो पूरे भारत को कवर नहीं करते हैं, वो जहां पर लगे हैं वो उतने एरिया को कवर करते हैं। तो मगर ये जो यहां पर गोल्डन डोम की बात कर रहे हैं, ये पूरे अमेरिका को कवर कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो ये चीज है, तो गोल्डन डोम आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, तो स्पेसएक्स है, प्लांटेर है, एंड्रोलिन है, लॉकहेड मार्टिन और बोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो इतनी सारी, और ये सारी आप देखोगे, अगर लॉकहेड मार्टिन की बात करें, बोइंग की बात करें, तो ये सब तो ऑलरेडी अमेरिका की डिफेंस में प्रोडक्शन करती हैं, तो बहुत नामी कंपनियां हैं, स्पेसएक्स जैसी कंपनी। तो ये सब इस पूरे गोल्डन डोम को डिजाइन करने के लिए हैं। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन 2025 की बात करेंगे तो गोल्डन ड्रैगन, ड्रैगन शब्द आया तो मतलब कहीं ना कहीं चाइना से इसका कोई लिंक होगा। तो चाइना से इसका लिंक होगा तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यहां पर चाइना और कंबोडिया, इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लैंड, सी, एयर तीनों पर मिलकर ये एक्सरसाइज होगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर जो पोर्ट का नाम लिया जा रहा है, रियाम पोर्ट, कंबोडिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चाइना और कंबोडिया के बीच में हो रही है, और कहां पर हो रही है, तो रियाम पोर्ट में। आपको पता होना चाहिए रियाम पोर्ट की लोकेशन कंबोडिया में है, मगर ये चाइना का पोर्ट है। ठीक है, मतलब चाइना का नेवल बेस है यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रियाम पोर्ट पे किसने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, चाइना ने, याद रखना, और है वो कंबोडिया का। तो ये याद रखेंगे कि गोल्डन ड्रैगन 2025 क्या है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये कहां पर हो रहे हैं, दादर नागर और दमन दीव, इस जगह पर ये परफॉर्म करे जा रहे हैं। अब इसमें वर्ड आया है बीच, बीच जैसे कोस्टल एरिया होता है तो वहां पर गेम्स होते हैं। तो टोटल यहां पर 6 गेम्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि इसमें कौन कौन से मेडल स्पोर्ट्स खेले जाने हैं। ठीक है, और कौन कौन से नॉन मेडल हैं, जैसे कि मलखंब और टग ऑफ वॉर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैं बता रहा हूं, आप अगर ये नहीं पढ़ के जाएंगे इस पर प्रश्न आएगा कि बीच स्पोर्ट्स में से आपको ये 6 के नाम याद रखने हैं, कि इसमें पूछ देगा कि कौन सा बीच स्पोर्ट में नहीं आता है। देखो 2, 3, 4, 5 मतलब ऐसे अगर स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो वो हमें पता होने चाहिए। अगर किसी स्पोर्ट्स इवेंट में 25, 26, 30 स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो वो थोड़ी ना हम याद रखेंगे, मगर ऐसे कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं तो वो हमें याद रखनी है, राइट। यूरोपा लीग जो है वो टॉटनहम ने जीती है, किसको हराकर, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आप देखेंगे 1984 के बाद पहली बार इस यूरोपियन क्लब ने इस यूरोपा लीग को जीता है। तो यूरोपा लीग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, फुटबॉल का इवेंट है। तो टॉटनहम ने किसको हराया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिल चुका है। WHO के अंतर्गत आप देखोगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 78th मीटिंग की अगर बात करूं मैं, कि इनकी 78th मीटिंग कहां पर हो रही, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही है। तो वहां पर भारत को सम्मानित करा गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया, क्या कि भारत ने ट्रैकोमा को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। अब किस कैटेगरी में, कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की कैटेगरी में ट्रैकोमा हटा दिया गया है। ट्रैकोमा एक जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहां पर आप देखोगे बैक्टीरियम क्लाइमोडिया ट्रैकोमोटिस, तो ये जो जीवाणु होता है इसके कारण से हमको होती है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और बहुत समय तक लाल रहती हैं, तो हमें डॉक्टर वगैरह को दिखाना चाहिए। फिर जो हमारे आईलेट्स होते हैं ये डिसफंक्शन होने लगते हैं, ये सही से काम नहीं करते हैं,
और अगर बहुत लंबे समय तक ये इन्फेक्शन होता है तो अंधापन हो सकता है, ब्लाइंडनेस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो ब्लाइंडनेस होती है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो रिवर्स नहीं, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। वो हो गई तो हो गई, तो ये चीज याद रखनी है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये बीमारी फैल सकती है, मतलब फैलती है। तो ट्रैकोमा के बारे में मैंने आपको चीजें बताई। अब देखोगे ट्रैकोमा भारत को अवार्ड दिया गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, नेपाल और मालदीव के बाद भारत तीसरा देश बन चुका है साउथ ईस्ट एशिया का जिसको ये ट्रैकोमा उन्मूलन यानी कि ट्रैकोमा एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। मंदयमम रंगास्वामी श्रीनिवासन, तो इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है उसमें इनका नाम आता है। ये मतलब कहे जाते हैं उस प्रोग्राम के हिस्सेदार रहे हैं, अब्दुल कलाम जी के साथ इन्होंने काम वगैरह किया है और पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया है। तो इनका निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है इंडिया में, इनको आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 2025, तो हम ये क्यों मनाते हैं? बिकॉज हम एक अपने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जो असैसिनेशन इनका करा गया था लिट्टे आतंकवादियों के द्वारा, तो यहां पर इसको मनाया जाता है उनकी याद में, ठीक है। एंटी टेररिज्म डे 2025, 21 ऑफ मई को हम इसको मनाते हैं। इसी दिन इनका असैसिनेशन हुआ था 1991 में। तो आप देखोगे यहां पर 21 ऑफ मई को मनाते हैं और इसी दिन इनका असैसिनेशन यहां पर हुआ था, ठीक है। जैव विविधता दिवस की बात करेंगे तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इस बार की जो थीम है वो क्या है? हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमको याद रखना है कि जैव विविधता हर देश का कर्तव्य है कि अपने अंदर की जो बायोडायवर्सिटी है अपने देश के अंदर उसको क्या करें? प्रिजर्व करें, सिक्योर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंकिता एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर, ए से अंकिता, ए से असम सरकार। तो असम गवर्नमेंट याद रखना है, असम गवर्नमेंट ने पहला, भारत के अंदर पहला रीजनल क्षेत्रीय भाषा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक न्यूज एंकर को बनाया जिसका नाम है अंकिता। ये जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज होंगी ना तो उसको असमीज जो भाषा होती है, असमिया जो भाषा होती है उसमें कन्वर्ट करके लोगों को सुनाएगी। तो ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में चाइना ने सबसे पहली बार 2018 में करा था, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां देखोगे आप, असम चीफ मिनिस्टर श्री हेमंता बिस्वा शर्मा तो लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज असमीज एआई बेस्ड वर्चुअल न्यूज एंकर नेम्ड अंकिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था इस पूरे हफ्ते का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टू द पॉइंट मैंने बताने की कोशिश करी है। चलते फिरते, खाना खाते, कैसे भी करके हेडफोन लगा के आप चलते फिरते सुन सकते हो। बट ये सिर्फ एक दवाई की तरह है। एक मतलब ऐसा होता है ना कि खाने के साथ जो आप अचार ले लेते हो ना कि नमक का मैं थोड़ा सा नमक ले लिया, ये उसकी तरह है। तो डेली करंट अफेयर्स में मैं बार बार बोल रहा हूं, आइए और उसको ज्वाइन करिए सुबह 7 बजे इसी चैनल पर, ठीक है। पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।